ये मीडिया को कभी भी जो रूलिंग पार्टी है उसकी गोद में नहीं बैठना चाहिए। सही बात। हमेशा मीडिया को विपक्ष में खड़ा रहना चाहिए। अभी एक नया प्रोपेगेंडा फैल रहा है कि अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको चाहिए। फिर वही बता दें कि जो गोदी मीडिया है वो अपने तरीके से बचाव शुरू कर देती है। हाँ। डिफेंस तो मीडिया शुरू कर देती है। सारे वोटरों को आप आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे? राशन कार्ड में, हर चीज में, आय जात मूल लिबास में, बैंक के पासबुक में जब आधार कार्ड लग रहा है तो आप वोटर लिस्ट में आधार कार्ड क्यों नहीं लगा रहे? और वोट और थंबनेल बायोमेट्रिक से आप वोट क्यों नहीं डलवा रहे? सही बात है, आसान हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा एकदम। ये मुद्दा लेके आप संसद में आइए ना। मैं सिर्फ बीजेपी के लिए बात नहीं कहूंगा। जी, अंधभक्त सभी के होते हैं, सबके हर सबके, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई हो। राठी जी को देखा, ध्रुव राठी जी मतलब हाँ बढ़िया बनाते हैं वीडियो, फैक्ट दिखाते हैं। आप स्कूल मर्ज कर रहे हैं, इससे ये देखे ना आप स्कूलों में कमी क्या है, बच्चे कम क्यों हो रहे हैं? कितने स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं जो अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाते हैं? आप मानते हैं ये बात? ना के बराबर। स्कूल तो मर्ज कर दिए, तो ठेके क्यों नहीं मर्ज करे जाते? ठेके तो भाई खोले जा रहे सरकार, ऐसा उस पर कुछ ऐसा नियम क्यों नहीं लगाया जाता कि ठेके ही मर्ज करे जाए? हर जिले में 5 ठेके हो या हर 3-4 गांव मिला के एक ठेका मिले, ऐसा क्यों नहीं? मतलब कोई नियम मिलता है? आपको नहीं लगता कि मतलब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, इतने दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहे हैं, उन पे कोई कानून लाने के बजाय कुत्तों को बंद करना, ये कहाँ किस हद तक मतलब सही फैसला है? आप जब पैदा होते हैं जी, तभी से पॉलिटिक्स शुरू होती है और आपके मरते दम तक आपके जीवन के हिस्से में पॉलिटिक्स है। पता कि दोस्तों से भी लड़ाई हो जाती है, तो वो क्यों हो जाती है? कोर्ट या चैनल, किस जगह आपको काम करना अच्छा लगता है? एक एडवोकेट क्या सोचता है प्यार के बारे में? प्यार क्या है? प्यार, अगर प्यार की बात करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद अनमोल। यहाँ हम लोग बात करते हैं सेल्फ ग्रोथ, मोटिवेशन और रियल लाइफ स्टोरीज की। आज हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान जिन्होंने शिक्षा, संगीत, पत्रकारिता और समाज सेवा से कन्नौज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये पेशे से एक एडवोकेट हैं और मास कम्युनिकेशन और लॉ की इन्होंने पढ़ाई की है। साथ ही साथ SRTV भारत नाम से अपना एक मीडिया चैनल भी चलाते हैं, जहां पर अक्सर ये समाज के जरूरी मुद्दे उठाते रहते हैं। खेल कूद से लेकर लाइब्रेरी खोलने या फिर कोई भी सामाजिक सांस्कृतिक कामों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान सौरभ भाई का। सौरभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? सबसे पहले तो अनमोल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कब आपके यहाँ से निमंत्रण आए और मैं पहुँचूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, मैं आपके बारे में थोड़ी बात बता के जरूर बताइए। सबसे पहले मैंने आपको देखा और कई सालों से आपको देखता आ रहा हूं, आपके वीडियो देखता आ रहा हूं, लेकिन कुछ जो आपके कार्य हैं, जो सोशल वर्क है, जैसा कि आपने अभी कहा इंट्रो में कि मेरा जो सोशल वर्क में थोड़ा झुकाव है, लगाव है, लेकिन आपकी मैंने कुछ चीज़ें देखी आपके कुछ पर्सनालिटी को लेकर और जो मोटिवेशन को लेकर बच्चों को। सबसे पहले जो आपका एक वो आपकी एक सीरीज चल रही थी, उसकी जिम वाली वो मैंने आपकी फॉलो की थी और मैंने काफ़ी देखा उसमें। और दूसरी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप जब त्योहार होते हैं, होली, दीपावली, और जब आप जाते हैं घरों में, बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आती है वो आपके नाम के जैसी अनमोल है। अरे बहुत इसकी मतलब इसकी कोई सराहना नहीं की जाती। बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। तो मैंने वो चीज़ें देखी और वो जो खुशी बच्चों के चेहरे पे आती है, जो आप उनको मोटिवेट करते हैं पढ़ाई को लेकर। कई बच्चियां ऐसी हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में माँ बाप नहीं है और वो संघर्ष कर रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। ये बहुत जो वो खुशी आप चेहरे पर लाते हैं ना, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं। बहुत जो आप कार्य कर रहे हैं आपके इन शब्दों के लिए। और आज हम लोग सौरभ भाई से बहुत सारी बातें करेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे, इनके एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो आप तैयार हैं? जी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी रही, मतलब कैसे हुई आपकी पढ़ाई? बचपन से आप किस तरीके के स्टूडेंट थे? कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई? देखिए, बचपन में कोई ज़्यादा मैं टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैं भी और स्टूडेंट की तरह, लगभग जो 80% स्टूडेंट की तरह क्लास में पीछे बैठने वाला और या एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में आपको बता दूं कि मैंने PSM कॉलेज कन्नौज से BA किया। नहीं, बेसिक एजुकेशन की बात करें, जैसे बेसिक एजुकेशन की बात करें तो आपने प्राइमरी कहाँ से करी, मतलब प्राइमरी लेवल की मैंने कन्नौज से ही पढ़ाई की। कन्नौज से ही पढ़ाई की। गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है। आपको बता दें कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ये लेकर बच्चे आज बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। अभी मैं गया था, एक इंटरव्यू लिया था बेबी टंडन का, JPS में टॉपर थी जो 99.92% लाई है। तो काफ़ी मतलब सारे बच्चों को सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, फिर भी आज बच्चे उस स्तर पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं दे पा रहे हैं, अपने माँ बाप को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं और उस तरीके से सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को। लेकिन सबसे बात ये है कि मैं जहाँ पर भी पढ़ा उस समय
कापी किताबों का बहुत अभाव रहता था जी। और सरकार जो भी चीज़ें देती थी, जो भी सरकार की तरफ से प्राइमरी स्कूल में जो भी किताबें, वही पढ़ के हाँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद फिर मैंने ज़्यादातर लगभग 99% अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में अच्छा। और यूनिवर्सिटियों में की है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। आपने बीए, एमए, एलएलबी और साथ ही संगीत व मास कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो इतनी अलग अलग पढ़ाई करने के पीछे प्रेरणा क्या रही? मतलब देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। हाँ। सबसे पहले तो ये मेरे दोस्त हैं, कई अच्छा। मेरे दोस्त हैं ऐसे जो इस बात को लेकर, ये क्वेश्चन काफ़ी आता रहता करते है मेरे रहते हैं, सामने हाँ, से हाँ। कि मतलब इतने अलग-अलग क्षेत्रों में बिल्कुल एक ध्रुव जैसे जो क्षेत्र हैं, उन पे काम करना और इतनी सारी चीज़ें कैसे? हाँ। कोई एक जगह आप क्यों नहीं हाँ, रहते हैं? हाँ। ये बात मतलब दोस्तों से आता है तो आता है, घर से भी ये चलो हमने भी क्वेश्चन पूछ लिया सवाल ये। कई बार आया। हाँ, हाँ। तो इसका ये सबसे पहले तो अगर एक लाइन में अगर जवाब दूँ मैं इसका, तो ये है कि मैं कोई अंबानीज़ फैमिली से नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे नहीं, बड़ी बात, हाँ। मेरे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड, ऐसा इतना बड़ा बिजनेस या इतने बड़े कारोबार नहीं है जो मैं उसी को पकड़ लूँ बचपन से जी, जी। 10th या 12th के बाद जी। और उसको करता रहूँ। जी। आप ये भी बच्चों से जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरा ये कहना है और कि आप कई जगह जब हाथ आजमाएंगे ना अपना, कई जगह देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और बहुत लोग कहते हैं कि जब एक ही जगह आप मतलब गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। आप एक जगह जब काम करते रहेंगे तो अपने काम में आप अभ्यस्त हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो भी सही है, लेकिन कम से कम जमीन सही होनी चाहिए ना। बिल्कुल। आपको गड्ढा करने जैसे आपने बीए और एमए एलएलबी साथ साथ करी, उसके बाद में आपने मास कम्युनिकेशन भी करी, कब आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ये डिग्री भी करनी चाहिए? देखिए, वकालत एक ऐसी चीज़ है कि आप, बहुत लोग ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वकालत कर लीजिए, आपने ये सुना होगा। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप वकालत के पेशे में घुसेंगे, जब एलएलबी करेंगे, तो ये बहुत ही कठिन काम है। अच्छा और जो लोग कर रहे हैं, जो उनको ये बात पता है, और इतना आसान नहीं है चीज़ें। लेकिन मास कम्युनिकेशन करना मेरा एक मकसद था। अच्छा। उसके पीछे कई कारण थे। हाँ। अच्छा, आपको बता दें कि थोड़ा डिटेल में मैं हाँ, बताना चाहूँगा इस बताइए चीज़ को हाँ। कि मास कम्युनिकेशन तो मैंने बाद में की। अच्छा। मास कम्युनिकेशन से ही पहले मैं माइक लेके सड़क पर आ गया था। अच्छा, अरे वाह। तो बात ये थी कि दोस्तों से बात की और मैंने जब अपने क्षेत्र में समस्याएं देखी, मैं इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था। हाँ, उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज है, हाँ। पढ़ाई करता था। तो वहाँ पर बातें हुई और मैं दोस्तों के जब आया, कन्नौज में आया, देखा बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे वो नाले की समस्याएं हो। कई मेरे वीडियो पड़े हुए हैं उसमें, आप देखिएगा। वकालत और पत्रकारिता दोनों अलग अलग फील्ड कैसे हैं आपके हिसाब से? क्या दोनों अलग अलग हैं? बहुत बारीकी अंतर है। जैसे अगर आप वकालत करते हैं तो इसमें एक प्लस पॉइंट है। अगर आप मास कम्युनिकेशन किए हैं और पत्रकारिता भी करते हैं तो एक वकील के लिए तो ये होता ही है जो वकालत कर रहा है। दोनों आपने एक साथ करी दोनों चीजें? हमने एक साथ नहीं, बारी की हैं। अच्छा, पहले आपने बीए एलएलबी करी है, उसके बाद मास कम्युनिकेशन किया? मैंने एमए एलएलबी की है। अच्छा, एमए एलएलबी की। ओके, एमए एलएलबी। हमने देखा अभी कि आपने वकालत और पत्रकारिता दोनों करी है, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे अगर पूछें तो लॉ और जो पत्रकारिता है, उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? आप अपने दिल से किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए, एक प्रोफेशन होता है, एक पैशन होता है, तो वही चीज़ें हैं कि वकालत। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा कि पत्रकारिता तभी पॉसिबल है जब हम थोड़ा ये शासकीय जो प्रशासन चलता कैसे है वो जान लें थोड़ा, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पत्रकारिता कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो है ही। वो तो मतलब ये जो आप बोल रहे हैं वो तो क्लियर है, लेकिन एक मतलब एक वकील सारी चीजें जानता है और पढ़ाई करता है, कानून के बारे में, संविधान के बारे में। और तो जब आप एक पत्रकार जाएगा, उसे तो पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ। कोई भी पत्रकारिता हो, अगर आप किसी के सामने बोलेंगे, बात करेंगे, तो आपके पास जानकारी, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है। और अगर एक वकील पत्रकार है तो फिर इसके लिए उसके प्लस पॉइंट है उसके साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप एक मीडिया चैनल भी चलाते हैं, SRTV भारत करके। हम जानना चाहेंगे कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसका मतलब बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब आपने ये शुरू किया और कहाँ से इसकी नींव रखी गई? मीडिया चैनल की शुरुआत जब मैं पढ़ाई करके MLLB कंप्लीट की, LLB के दौरान, LLB के दौरान जब चल रही थी, तो मैं कन्नौज आया। जब अपने दोस्तों से मिला तो कई सारी समस्याएं थी। खुद मेरे गांव में ही बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे वो नाले को लेकर, मतलब जो गलियां थी गांव के अंदर वो नाले में तब्दील थी एकदम। अच्छा जी। तो मैंने कई बार कहा, लोगों से कहा, और प्रशासन को कहा, शासन को कहा, विधायक जी से कहा, और DM साहब के पास कई एप्लीकेशन ले गए। तो उससे काम होता था बहुत स्लो। जो प्रक्रिया है बहुत स्लो है। अगर चल रही ध्यान दिया तो मैंने ये खुद सोचा
कि हम क्यों ना हम ही कुछ करें। बिल्कुल देखिए शुरुआत खुद से करी जाए। हाँ, अगर आप देश के प्रति आपका लगाव है, देशभक्ति सिर्फ सड़क पे झंडा लेना ही नहीं सही है। बात है, सही बात है। देश में एक जो रिक्शा चला रहा है वो भी देशभक्त, बिल्कुल बिल्कुल वो भी अपने हिस्से का काम कर रहा है। जी हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने हिस्से का देश सुधारिए, बिल्कुल आप देश अपने आप सुधर जाएगा। देश की कमियां गिनाने मत बैठिए। सही बात है, पहली बात कि देश अपने आप सुधरेगा अगर आप जिम्मेदार हैं, सही बात है। अगर आप जिम्मेदार हैं। सही तो बात है। इन्हीं चीज़ों के लेकर मैंने ये चीज़ें शुरू की। मैंने अपने गांव से ही, गांव की गलियों से ही पत्रकारिता शुरू की। और अच्छा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक प्रोफेशनल तौर पर अगर कौन लोग थे जिन्होंने आपको मनाया या फिर उन्होंने बोला कि हाँ करना चाहिए, जैसे फोर्स आपने किया, वही दोस्त थे मेरे साथ। मैं एक दो लोगों का नाम लूँगा इसमें। कपिल है एक मेरा दोस्त, हाँ उसको मैंने बुलाया अच्छा जी, और उनको बुलाया और हम लोग बैठे। और कई दोस्त हैं, रोहित है हाँ और हमें भी याद है जब हम एक बार उधर केबीएस के सामने हाँ, ग्राउंड है, हाँ। वहाँ पे शायद आप आए थे एक बार। तो हाँ, आपको सब कपिल भी थे वहाँ पे, सब मैंने लोग थे। इनवाइट किया था वहाँ पर हाँ। बात रखने के लिए, हाँ क्योंकि आप भी सोशल वर्क में हाँ एक्टिव जी, रहते हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो कई दोस्त हैं, मैं उनका अभी नाम नहीं सबका ले पा रहा हूँ। ये आप लोग ये ना समझे कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, एक ही दो लोगों का नाम लिया है। इसमें बहुत सारे लोग एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत सारे लोगों का फोर्स होता है पीछे से, तब वो यहाँ तक पहुँचता है। और चीज़ें बहुत ही उम्मीद से लोग करते हैं। और मेरे ऊपर भी दोस्तों ने वो उम्मीद रखी कि आप कुछ कर सकते हैं, आप करिए। तो इससे सुधार हुआ फाइनली। तो हाँ, तो आपने जो प्रयास किया इससे कुछ बदलाव आया है? हाँ, इससे बदलाव आया और इससे कई बड़े बड़े बदलाव आए। जैसे गांव में जो सड़कें थी, जो 10-10 साल से सड़कें नहीं बनी थी, हाँ। मैंने उन पे वीडियो बनाए। और फिर मेरे पास कई फ़ोन भी आए, आपको बता दें। मेरे पास कई फ़ोन भी आए और उसमें कहा गया कि आप मतलब मुझसे कह देते ये बात। अच्छा। हाँ, मतलब जो वीडियो बनाने के बाद है, हाँ, वहाँ का जो प्रशासन है कि आपने ये किया और आप एक बार बता देते ये चीज़ें, आप इस तरीके से दिखाते हैं। माननीय विधायक जी इस दुनिया में नहीं है, अनिल लोढ़े जी, सपा से विधायक थे। तो उनके बारे में भी मैंने बहुत कुछ बोला। 3 बार विधायक रह चुके थे। और उसके बाद फिर असीम अरुण जी जो प्रेजेंट टाइम इस समय विधायक हैं और मंत्री भी हैं इस समय, तो उनके बारे में मैंने बोला और बताया। तो चीज़ें सुधार हुई। और कई बार लोगों ने ये भी कहा कि उन्हीं लोगों ने कि जब चीजें सही हो जाती हैं तब आप वीडियो नहीं बनाते, दिखाते नहीं। तो फिर मैंने वो भी दिखाया कि ये देखिए बहुत अच्छी चीज है, किया गया। तो कई बार ऐसे अंबेडकर जी की मूर्ति है, वहाँ पर बहुत गंदगी रहती थी, पानी भरा रहता था। तो उसमें भी सुधार हुआ। कन्नौज की नगर पालिका ने कराया। तो छोटे मीडिया चैनल और बड़े मीडिया चैनल में क्या अंतर है आपके हिसाब से? जैसे आप जिस स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जो देश में बैठे हैं बड़े बड़े, आप सैटेलाइट चैनल की बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बड़े मीडिया जो टीवी चैनलों की बात कर रहे हैं तो वो मीडिया है ही कहाँ। हाँ सही बात है। देखिए तथ्य है, अगर आप सही माने में देखें तो मीडिया नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो गोदी मीडिया जो मुद्दे हैं वो उठा ही नहीं रहे। बिल्कुल, आप जो चीज है, जो फैक्ट है, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सही बात है। आप वो दिखा रहे हैं। आप क्या कहते हैं, जब हमला होता है कहीं पर या बॉर्डर पे, तो आप वो चीजें दिखा रहे हैं कि वो घुस गए। अरे आप फैक्ट दिखाइए ना, फैक्ट दिखाइए। बिल्कुल। आपने आज तक, अगर मीडिया है तो मीडिया आज तक ये सवाल पुलवामा पे क्यों नहीं पूछती है? क्यों नहीं पूछे? आपको कौन लगता है कौन सा ऐसा मास मीडिया चैनल है जो सच दिखाता है? कोई आपको लगता है जो जिसने फैक्चुअल सही इन्फॉर्मेशन दिखाई हो? टीवी चैनल पर? हाँ, टीवी चैनल पे ऐसा कोई मतलब चैनल नहीं है। पहली बात तो मैं टीवी चैनल, जो न्यूज़ चैनल है, वो नहीं देखता हूँ। लेकिन पहले एक दो लोग ऐसे हुए हैं जिनमें रवीश कुमार जी हुए हैं। और फिर उन्होंने बाद में एनडीटीवी में थे शायद। हाँ, क्योंकि एनडीटीवी फिर जहाँ पना ने खरीद ली थी ना, उसके बाद। आपने बताया कि आप जो मीडिया टीवी चैनल है वो कम देखते ही नहीं है, तो कौन से चैनल देखते हैं आप? यूट्यूब की बात कर रहे हैं या फिर कोई एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, कई यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं जो मैंने शुरुआती में बहुत देखे हैं जी। न्यूज़ चैनलों की बात कर रहा हूँ मैं जी। जैसे सौरभ द्विवेदी का चैनल हुआ, उनका, हाँ, ललन टॉप हुआ। और शुभांकर मिश्रा करके एक हुए हैं, उनको भी देखा मैंने। और आज तक पे काम करते थे पहले। ध्रुव राठी जी को देखा। ध्रुव राठी जी मतलब यूट्यूबर हैं, हाँ, बढ़िया बनाते हैं वीडियो, फैक्ट दिखाते हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको देखी, जब मैंने चीज़ें देखना शुरू की तो पहले मैंने ये सोचा कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो टीवी चैनल जो काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं अगर आप बारीकी से देखेंगे उन लोगों को, तो वो लोग भी ये काम करना शुरू कर रहे हैं अब। हाँ, क्योंकि शुरुआती दौर उनका अलग था। जब वो बढ़ रहे थे, फेमस हो रहे थे, तो अलग चीज़ें थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि मतलब सीधे तौर पर बात करें, डायरेक्ट तौर पर, मैंने सौरभ द्विवेदी जी को भी देखा कि कभी काफी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है। हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, माइक लेके वो बिल्कुल गए। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि जैसे चीजें जब बात करते हैं, आप कभी रवीश कुमार जी को देखिएगा, देखा होगा आपने। जैसे
व्यापार नहीं है। जी, मीडिया मीडिया व्यापार नहीं है। व्यापार नहीं है। जी। आपको ये मानना पड़ेगा। जी, अगर आपको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, हाँ। तो आप डॉक्टर बन जाइए, बिल्कुल। इंजीनियर बन जाइए, बिल्कुल, बिल्कुल। वकील बन जाइए। बिल्कुल। इन सब बिल- चीजों से आप पैसा कमाइए। बिल्कुल, बहुत पैसा बिल्कुल। है इन क्षेत्रों सही में, बात है। और इतना पैसा है कोई पूछेगा भी नहीं। ईडी सीबीआई की जांच भी नहीं लगेगी, जी, समझ रहे हैं? लेकिन कम से कम मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। उसकी गरिमा को बनाए रखिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। मीडिया का काम ही है मतलब लोगों के मुद्दे दिखाना, सच सही दिखाना। सच दिखाना। सबसे पहली बात। हाँ। तो मैंने देखा कि जो कहीं ना आजकल कहीं की सैटेलाइट मीडिया नहीं कर रही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल, आपके हिसाब से। आप जो गलत है उसको गलत क्यों नहीं कह रहे हैं? सही बात है। अगर देखिए, मीडिया को कभी भी जो रूलिंग पार्टी है हाँ। उसकी गोद में नहीं बैठना चाहिए। सही बात है। ये मीडिया का पहला जो रोल कि है। आजकल बहुत ज्यादा चैनल कर रहे हैं सब। और जो कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, बचाव करते हैं। हमेशा हमेशा मीडिया को विपक्ष में खड़ा रहना चाहिए। सही बात है। हमेशा काउंटर को जो रूलिंग पार्टी है, भले ही वो हार जाए, तो जी। मीडिया को उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। यही मीडिया का काम है। अच्छा, आपके हिसाब से आपने इतना सब बताया है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बदलनी चाहिए? आपको क्या लगता है किस टाइप की मीडिया होनी चाहिए? 3 बातें जो आप चाहेंगे बदलना, वो आप बताइए। बदलाव होना चाहिए। मीडिया के लिए पहली बात तो पार्लियामेंट में कुछ सुधार होना चाहिए। अगर आप चौथा स्तंभ मानते हैं, हाँ। तो मतलब मेरा मानना है, हो सकता है लोगों को मेरा ये बयान अच्छा ना लगे, हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि मीडिया में सुधार होने चाहिए कानूनी तौर पर। अच्छा। अब आप कहेंगे कि संविधान में तो मीडिया को कोई वही नहीं है। स्पेशली अधिकारी नहीं दिया हाँ, गया, हाँ। जो तो वही बोलने की थोड़ा स्वतंत्रता खुल के का बताइए, थोड़ा अधिकार, कैसे- जो कैसे बोलने की बता- स्वतंत्रता का अधिकार कैसे है, बता वही। रहे हैं आप? मीडिया का एक संगठन बनाना चाहिए, और उसमें कुछ ऐसे लोग, ऐसे मेंबर होने चाहिए सरकार की तरफ से और विपक्ष के भी। हाँ। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, हाँ। विपक्ष के भी और सरकार के भी, जो मीडिया के संगठन को मैनेज करें। अच्छा जी। ये बात हो गई। हाँ। और दूसरी बात है कि जब आप मास कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, जी। एक पॉइंट हो गया। हाँ, हाँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप मास कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, जब आप शिक्षा ले रहे हैं उस चीज़ हाँ। की, पत्रकारिता की, तो आप ईमानदार रहें, बिल्कुल। सबसे पहली बात। जी। और सबसे पहले मीडिया को जाने कि काम क्या है उसका, कहीं बिजनेस तो नहीं हो रहा है मीडिया नहीं, में। मोटा मोटा बताइए आप 3 चीजें कौन सी बदलनी चाहिए? सबसे पहले तो जो न्यूज़ चैनलों के मालिक हैं, वो उनको हटा दें, जो अच्छा। दलाल एंकर। सबसे बड़ा बदलाव तभी हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज? दूसरी चीज़ की कानूनी सुधार होना चाहिए, अगर हो ठीक सके, है। संभव हो तो। ठीक है। तीसरी चीज? तीसरी चीज़, अच्छी से पढ़ाई करें तो आप अंदर से ईमानदार रहेंगे। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव करेंगे, बताओ? पहला कदम क्या होगा आपका अगर आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनते हैं तो? सूचना के अधिकार की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। मैं बदलाव क्या करूंगा? हाँ। मैं कोई खास बदलाव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्यों? आपने कहा होगा कि इतना सरल जवाब मैंने दे दिया। चलिए बताइए आप, कम शब्दों में बताइए। मैं इसमें कोई क्योंकि पूरी की पूरी जो लॉबी है, हाँ। जब वही पूरी बेईमान है, तो मैं इसमें ज़्यादा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फिर मिल भी कहाँ आप रही है। मोटे मोटे स्तर पे सबसे पहला कदम क्या करेंगे, क्या उठाएंगे, क्या करेंगे आप? मैं उन सारे जो ऑफिसर्स हैं, हाँ। उनका तबादला करवाऊंगा और उनका ट्रांसफ़र करवाऊंगा। जब आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपने एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय भी खोला है, तो उसको खोलने का पर्पस क्या था और कैसे आइडिया आया, वो मतलब क्या था? आपको बता दें पहले तो, वो पुस्तकालय इस समय बंद है, अच्छा, बंद है। क्योंकि लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि अभी हाँ। कमेंट आएंगे आपके। सही बात है। तो वो पुस्तकालय बंद करना पड़ा हाँ। किन्हीं कारणों के बस। उसके पास मतलब वो ऐसे ही नहीं बंद किया मैंने। हाँ। उससे मैं थाना अदालत भी हुआ उसके अच्छा। कारण। हाँ, मैं कई बार थाने गया उस जी। पुस्तकालय को लेकर। उसमें कई लोग थे। उस पुस्तकालय को मेरा शुरू करने का मकसद यही था कि बच्चों में जो प्राइमरी स्कूल हैं जो, वो उस तरीके से अब नहीं चल रहे हैं। और आपको पता होगा कि यही कारण है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज हजारों स्कूल बंद कर दिए। हाँ। प्राइमरी स्कूल हैं जो, वो बंद कर दिए। तो मैंने जब देखा, मैं मेरे गांव में जो स्कूल है जिससे खुद मैं पढ़ा हूँ, हाँ। वहाँ पर, जबकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जी। वहाँ पर उस तरीके की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो अच्छा। मैंने सोचा एक शुरुआत करूंगा, जो मेरे दोस्त हैं वो भी कभी कभी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा। और ऐसा हुआ। मेरे पुस्तकालय में लगभग मतलब मैंने पुस्तकालय पहले खुलवाया, और माननीय असीम अरुण जी उसका उद्घाटन करने के लिए, उनका पुस्तकालय का वो उद्घाटन करने के लिए आए, और बढ़िया से बताया। उन्होंने कहा कि किताबें भिजवाई। और उसके बाद आपको एक फैक्ट बताऊं कि जब जो कन्नौज के जो सीओ थे, सीओ सिटी जी, आशीष कुमार जी, उन्होंने काफ़ी बॉक्स भर की किताबें भिजवाई थी हमारे पुस्तकालय के लिए। और ये बात उनको पता चली थी, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंची कि कोई पुस्तकालय है इस नाम का, तो वहाँ पर
उन्होंने बुक्स भिजवाई, तो फिर मैं मिलने भी गया था अच्छा सीओ साहब से। हाँ, इस समय उनका ट्रांसफर हो गया, अब नहीं है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी जो एक नया वो आया है, जैसे जो मर्ज का, स्कूल मर्ज का, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? जैसे स्कूल मर्ज करे जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कहना सही है कि गलत है? नहीं, सही। आप स्कूल मर्ज कर रहे हैं, हाँ। इससे ये देखें ना, आप स्कूलों में कमी क्या है, हाँ, बच्चे कम क्यों हो रहे हैं। सही बात है। तभी तो आपने एक क्राइटेरिया रखा कि स्कूल का इस बच्चे स्कूल में कम है तो स्कूल हम बंद कर देंगे, दूसरा मर्ज कर देंगे। हाँ। उस पे एक अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था, वो भी मैं भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं पहले अपना ओपिनियन जी जी, अपना बताइए। आप ये देखिए कि प्राइमरी स्कूलों में सबसे ज्यादा तो SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं, ये क्लियर है। हाँ, आप चाहें कुछ तो पढ़ने नहीं जाते, उनको टीचर घर से पकड़ के लाता है, तब तक तो पढ़ने नहीं जाते। आप चाहें हाँ इसका डेटा भी निकाल सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि कमियां कहाँ पे हैं। हाँ। कितने स्कूल के प्राइमरी स्कूल के ही टीचर हैं जो अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाते हैं? आप मानते हैं ये बात? ना के बराबर। बिल्कुल। कितने ऐसे बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं जो प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? ना के बराबर। आज गांव में जो एक रिक्शा चालक है वो भी मेहनत करके प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डाल रहा है। इसका कारण ये है ना कि कारण ये नहीं कि स्कूल खराब है, कारण ये है कि वो बच्चे मतलब वहां पर पढ़ा नहीं पा रहे हैं ना। सही बात है, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा गुणवत्ता ठीक नहीं है भाई। पहले ये हुआ करता था, मेरे जमाने में जब मैं बचपन में हुआ करता था, तो टीचरें आती थी, वो कहीं स्वेटर बिना करती थी, लेकिन ये आपने देखा होगा। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है, टीचर खुद वीडियो बना रहे हैं, सही बात है, और चला रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मैंने जब देखा कि सुधार स्कूलों में होना चाहिए ना, तब जब स्कूलों में बच्चे आएंगे तभी तो स्कूल खुले रहेंगे। सही बात है। लेकिन उसमें अखिलेश यादव जी ने अपना बयान दिया कि जो सारे प्राइमरी स्कूल हैं उसमें पोलिंग बूथ बनता है। अच्छा, हाँ, उन्होंने ये बयान दिया। हाँ। और पोलिंग बूथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उन्होंने सिर्फ वही स्कूल बंद किए हैं जहां पर उनको वोट नहीं मिलते थे। अच्छा, उनका बयान अपना है, अपना का बयान है। उन्होंने अभी वही कल पुलवामा पे बयान दिया था कि ऐसा ना हो सैटेलाइट से इमेज जो करके, सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं उनसे देख के आप आज भी पुलवामा की जो गाड़ी आई थी बारूद से भर के वो कहाँ से, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बहुत हद तक वो चीजें अलग हैं क्योंकि सैटेलाइट इतना नहीं कवर कर सकती है। तो वो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके भी बयान कहीं ना कहीं फैक्ट है अगर उसमें देखा जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐसा तो नहीं कि सही में वही स्कूल बंद किए हो जहाँ पर उनके पोलिंग बूथ थे, जहाँ पर सपा के वोट थे या बसपा के वोट थे। ऐसा कहीं सही तो नहीं, तो ये तो देखने से पता चलेगा, इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसे गांव के स्तर की बात करें तो गांव में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो स्कूल जाते हैं, उनकी मम्मी पापा मार के स्कूल भेजते हैं, ठीक है। तो होता है कि कभी कभी टीचर भी जाते हैं पकड़ने के लिए कि आ जाओ बच्चे स्कूल आ जाएं। तो जब स्कूल मर्ज करे जा रहे हैं तो जो उस गांव में स्कूल खुला था वो तो मर्ज होकर दूसरी जगह पहुंच गया, मान लो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। जो बच्चा 1 किलोमीटर पास स्कूल में नहीं जा पाता था या जाता था, तो वो 2-4 किलोमीटर में कैसे पहुंचेगा, मतलब कैसे जाएगा? तो ये एक समस्या है या फिर ये समस्या है? समस्या तो ये समस्या है और ये बड़ी समस्या है। अगर 4 किलोमीटर एक कक्षा 2 का बच्चा, क्लास 5 का या 4 का बच्चा 4 किलोमीटर कैसे जाएगा? 4 किलोमीटर काफी दूरी होती है। अगर आप ये कर रहे हैं, स्कूल मर्ज कर रहे हैं, अगर सरकार ने अगर स्कूल मर्ज किया है तो आपको पता होगा, सीधी सी बात, कि बहुत सारा पैसा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। जो सरकारी खजाना है वो बहुत सारा बचेगा। उस पैसे से आप जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें आप 1 या 2 वैन डाल दीजिए, एक ड्राइवर रख दीजिए। अच्छा, अगर ये कर किया ही है, क्योंकि अब तो हो गया ना, अब उसके आगे सोचेंगे। अब तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बात काटना चाहूंगा मैं यहाँ पे, जैसे स्कूल तो मर्ज कर दिए, तो ठेके क्यों नहीं मर्ज करे जाते? ठेके तो भाई खोले जा रहे सरकार, ऐसा उस पर कुछ ऐसा नियम क्यों नहीं लगाया जाता कि ठेके भी मर्ज करे जाए, हर जिले में 5 ठेके हो या हर 3-4 गांव मिला के एक ठेका मिले? ऐसा क्यों नहीं, मतलब कोई नियम बनता है? ये तो सरकारों का मतलब तो ऐसा क्यों है कि एजुकेशन मर्ज करी जा रही है और ठेके बढ़ाए जा रहे हैं? नहीं, ये यूपी में है, कई जगह बिहार में तो दारू बंद है। दारू बंद है? अच्छा, ऐसा आप चाहे कर सकते हैं, तो सरकार के संभव है। एक्चुअली में योगी जी कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल, अगर संभव है। लेकिन बात यही है कि जो पैसा आता है ना, जो टैक्स आता है, अच्छा जी, वो भी मायने रखता है ना। सरकारें चलेंगी कैसे? फंड का पैसा कैसे आएगा और सरकारें चुनाव कैसे कराएंगी? हाँ जी, सीधी सी बात है। तो आजकल की जनरेशन जो है वो किताबों से दूर होती जा रही है, तो उनको वापस कैसे लाएं, फिर कैसे वो मतलब अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं किताबों की तरफ? किताबें, आपने बहुत ही इमोशनल टॉपिक बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। किताबें बोलती हैं। एक उनकी कविता है कि किताबों से कभी पूछो तो किताबें बोलती हैं। और सच में किताबें बोलती हैं, जितना शायद आपका फोन नहीं बोलता है। नहीं बोलता हूँ। पूरी कहानियां। मेन वजह क्या है डिस्ट्रैक्शन की, कि आजकल के जो बच्चे हैं 15-20 साल के, वो
किताबों से दूर होते जा रहे हैं और फ़ोन की तरफ या और किसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, ऐसा क्यों? मेन वजह ये है कि सबसे पहली बात अगर बता दूं, बहुत बारीकी छोटी सी बात बताऊंगा किताबों के बारे में, हाँ, कि बच्चों को देखिए एक वो होता है हाँ, आदत होती है आपकी। बिल्कुल। अगर आप पढ़ रहे हैं बचपन से, किताबों के बीच रह रहे हैं, तो हाँ। बिना किताबों के आपको अच्छा नहीं लगेगा। सही कई बात भी है। ऐसे लोग हैं जो आज भी किताबें पढ़ते हैं और बहुत पढ़ते हैं, मतलब बहुत सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। जी, बच्चों को सिलेबस की किताबें हैं जो, उनके अलावा भी आप किताबें पढ़ें। बिल्कुल। ऐसी किताब अब वो चीज़ें नहीं हैं। हुँ। पहले बच्चों के जो नाटक के, कहानियों की, बच्चों की किताबें पढ़ाई जाती थी, तब फ़ोन नहीं हुआ करते थे। सही बात है। तब बीजीएमआई और पबजी जैसे कोई गेम नहीं हुआ नहीं करते थे, नहीं तो जिनमें बच्चे लगे रहते हैं 24-24 घंटे। ऐसे से बच्चे हुए हैं जिनकी शारीरिक और मानसिक हालत भी खराब हुई है जी, गेम खेल के। तो बच्चों को और भी किताबें पढ़ाएं जो दूसरे सब्जेक्ट की हैं, जो जिनसे उनका अट्रैक्शन बढ़े किताबों के प्रति, और तभी वो किताबें पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, और जो बड़े लोग भी हैं वो भी, और जो बड़े बच्चे भी हैं वो भी इन किताबों को पढ़ें। मेरी कई पसंदीदा किताबें हैं। आपने बच्चों को पढ़ाने का जिक्र किया, तो ऐसा कोई किस्सा बताइए जो आपको याद हो। आपने पढ़ाने का वो बताया है ना कि आपको पढ़ाने का बहुत शौक भी है, आपने बच्चों को पढ़ाया, तो कोई खास किस्सा बताइए। किस्सा ये है कि मतलब थोड़ा इमोशनल जुड़ा हुआ किस्सा है। बताइए बताइए। तो जैसे जब मैंने पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वहाँ पर काफ़ी जगह थी। एक समय ऐसा था कि लगभग 110 या 12 बच्चे थे पुस्तकालय में? हाँ, जो निःशुल्क पढ़ाता था मैं। हाँ, हाँ। एक डेढ़ घंटे की क्लास थी, उसमें मैं कुछ बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराता था। जी। उसके बाद अगर टाइम मिलता था कभी हफ्ते में 1-2 दिन, फिजिकल एक्टिविटी में कैसे, क्या मतलब? जैसे उनको योगा व्यायाम कराना है। खुद ही कराते थे आप? हाँ, मैं खुद ही कराता था, उनको अच्छा जी। बताता, एक्सरसाइज है, नॉर्मल एक्सरसाइज है, जैसे हाँ, हाँ, जो हाँ। पीटी वगैरह तो होता कोई है खास स्कूलों में। किस्सा बताइए हमें आप। तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जाते थे। अच्छा जी। स्कूल नहीं जाते थे, तो उनकी जब माँ आई, एक बच्चे की माँ आई, और उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने आशीर्वाद वगैरह दिया, सर पे हाथ वगैरह रखा। आपको दिया? हाँ, तो वो जो इमोशनल अटैचमेंट था ना, वो एकदम यादगार था कि मैंने सफल हो कि गई, हाँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहे हैं। ये अंदर से आता है कि हाँ भाई, कुछ तो हो रहा है, अगर आप ये देख रहे हैं। तो फिर वो उन्होंने बताया कि बच्चा स्कूल नहीं जाता था, आपने बुलाया, और फिर कई बच्चों के एडमिशन भी वगैरह मैंने कराया कि स्कूल जाएं। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आप ये बता दें बच्चों के पास, और जो भी लोग हैं, एक समय ऐसा होता है कि पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जी। आप एक समय बाद कोई रोजगार या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप जान पाएंगे, आपका कोई गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। सही बात है। आज क्या हो रहा है, आज एक बहुत शब्द चल रहा है, अंधभक्त। अंधभक्त, मैं सिर्फ बीजेपी के लिए ये बात नहीं कहूँगा जी। अंधभक्त सभी के होते हैं, सबके, हर सबके, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई हो, हाँ, सबके अंधभक्त होते हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं है। हाँ। आप अंधभक्त मत बनिए। आप ये देखिए हमारे हित में कौन काम कर रहा है। सरकार का काम ही है ये कि आपको देखना। जी। सरकार किस लिए बनती है? सरकार अपने घर को चलाने के लिए तो नहीं बनाई जाती। जो लोग हैं, जो सांसद विधायक हैं, जो पार्लियामेंट चल रही, वो देश के लिए चल रही ना। अगर आपके घर के सामने सड़क खराब है और आपके विधायक जी ने बनवाई है, तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं आप, वो सरकारी पैसा है, विधायक जी ने इतना किया है, विधायक जी का फर्ज इतना है कि उन्होंने सरकारी खजाने से वो पैसा निकाला और उन्होंने वो समस्या वहां तक पहुंचाई। अगर आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप संसद में नहीं जाएंगे कि मेरे घर के सामने सड़क बनी है तो आप उसको सही करवाइए। ये काम विधायक जी को स्पेशली दिया गया है ना, अपनी समस्याओं को विधानसभा और लोकसभा और उसमें रखने के लिए। बिल्कुल, जनता चुनती है उनको, सबसे बड़ी बात ये। अब एक रन फॉर अम्बेडकर 14 अप्रैल को कराते हैं, उसका आइडिया कहाँ से आया और उसके मतलब क्या फायदे आपको मिले, या मतलब किस इरादे से आपने शुरू किया ये काम? देखिए, रन फॉर अम्बेडकर दौड़ कराने का मेरा जो मकसद था। आइडिया कहाँ से आया उसका? आइडिया उसका ये आया कि उस समय जो मेरे दोस्त लोग थे, हाँ, मैं फिर वही नाम लेना चाहूँगा। बताइए थोड़ा खुल के बताइए आप। हाँ, तो कई लोग थे उसमें, हमारे कई दोस्त हैं जो अच्छी रनिंग करते थे। अच्छा। उसमें आकाश हुए, हाँ, रोहित हुआ, और एक धर्मेंद्र हुए। कौन? धर्मेंद्र नाम का एक दोस्त, हाँ, ठीक है। और कई दोस्त हुए उसमें, हाँ। और फिर मैंने उन दोस्तों को बुला के, मोहित हुआ, सूरज हुआ, ऐसे कई दोस्त थे, कपिल जो मैंने पहले भी नाम लिया है, हाँ। तो उन लोगों को बुला के फिर मैंने ये बात की। अच्छा, उस समय बात ये भी कि जैसे लड़के हैं जो उस चीज़ को लेके, जैसे भर्तियाँ निकली, हाँ, आर्मी की या पुलिस की जी, तो वो दौड़ते नहीं है, या तो वैकेंसी आए तभी दौड़ते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, एक फिजिकली फिट रहना है, बिल्कुल, नौकरी अलग चीज़, हाँ, तो मैंने बात की, और फिर जैसे दौड़ होती है उसमें बच्चों को जो प्राइज मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, एक प्रोत्साहन बढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल प्रोत्साहित होते हैं। तो मैंने ये बात की, मैंने कहा कि मैं भले ही ये दौड़ किसी और के लिए ना कराऊं, लेकिन तुम लोगों के लिए कराऊंगा। अच्छा, इस दौड़ को कराने का आपका खुद का कोई फायदा नहीं है? नहीं, मेरा इसमें कोई नहीं। और फिर
अम्बेडकर जी हाँ तो इस देश के भारत रत्न है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी क्या कहते हैं, यादों उनके को। हाँ उनकी यादों को लेकर और उनके जन्मदिन पर हाँ। मैंने ये फैसला लिया। हम्म। और फिर मैंने बुलाया दोस्तों को और हाँ। बात की। फिर दोस्तों ने ये भी कहा अच्छा मैं ये दौड़ मतलब मेन सड़क पे कराता हूँ, हाँ आपको जी, बता दूँ। अपने गांव अपने घर के हाँ बाहर। तो इसको कराने में मुझे कई समस्याएं आई। आज लगभग 5-6 साल हो गई हैं हाँ। मैं ये दौड़ करा रहा हूँ। और दूसरी बात, इसमें कई छोटी शब्द में आपको बताऊंगा थोड़े जैसे? शब्दों में। इसमें कई समस्याएं आई कि लोग पहले मुझसे कह रहे थे, जब इसके लिए मैंने परमिशन ली जब जिलाधिकारी से एनओसी वगैरह, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ। तो जिलाधिकारी या एसडीएम साहब से जो भी परमिशन होती है दौड़ की दौड़ है, तो उसमें कई समस्याएं आई, कई प्रशासन में भी। और कई बार जो एसडीएम साहब थे आज से 4-5 साल पहले जो भी, जी, उन्होंने भी कहा कि आप दौड़ ही करा रहे हैं 14 अप्रैल को, तो आप ग्राउंड में करा लीजिए। जी। तो मेरा यही सवाल था कि जो 15 अगस्त और जो 26 जनवरी को जो दौड़ होती है वो उसी रोड पे होती है। अच्छा। यहाँ से लेके क्रॉसिंग से लेके और पुलिस लाइन तक होती है। एक बार आपने दौड़ करवाई थी तो शायद आपका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से दौड़ नहीं हो पाई थी। हाँ, तो वो किस्सा क्या था, मतलब कैसे क्या हो गया था? किस्सा यही था कि कई लोग ये कह रहे थे कि प्लानिंग है, क्योंकि रात को वहाँ जो गमले वगैरह सुबह लगाता हूँ तो उसके लिए कब की घटना है ये, क्या कर रहे थे उस समय आप? ये 13 अप्रैल की बात है। हाँ, कितने बजे की? ये भाई रात के 10 बजे होंगे। हाँ। और क्या कर रहे थे आप? उस समय जो पुलिस जो गश्त में आती है वो भी आती है। क्या कर रहे थे आप उस समय? उस समय जो चौराहे के नाम से उद्घाटन किया था, उसी बोर्ड लगा था, उसी बोर्ड की मैं सफाई कर रहा था। और सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है, तो क्या कहते हैं, उसी बोर्ड की सफाई कर रहा था। तो उसी समय कोई 3 लड़के एक ही बाइक पर आए। अच्छा, उनका फेसेस नहीं देख पाया, नंबर गाड़ी प्लेट कुछ? नंबर देखा गया था, बता रहे थे कि वो लड़का कुछ ड्रिंक वगैरह किए थे, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। अच्छा। आपको ये भी बता दें, पता नहीं क्या ऐसा था, तो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे बताए गए थे। फिर हम तो मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो हम तो वहाँ पर थे, दोस्त वगैरह बता रहे थे। फिर दोस्तों ने उन्होंने मतलब छुड़वा दिया था। घर में भी ये बात बोली गई कि छोड़ दो, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी अगर आप कंप्लेन करेंगे। अच्छा। तो लड़कों को तो आपने फिर कंप्लेंट वापस ले लिया? लेकिन उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आपको किसी वजह से ऐसा तो नहीं, प्लानिंग हो उसी समय उसी डिवाइडर पे उसी जगह पे क्यों आए वो लोग, तो ये बात थी। अच्छा, तो ऐसा मतलब लगा? हाँ, तो उसी बार से वो दौड़ रुकी, बाकी परमानेंट परमिशन। तो पिछली बार कराई थी आपने? हाँ। तो आपका गांव नरसापुर जैसा आपने बताया, तो आप अपने गांव के जो नवयुवक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? आपके हम उम्र के जो लोग, मतलब मेरे दोस्तों या हम उम्र वाले, और सिर्फ मतलब मेरे गांव के लोगों के लिए नहीं, मेरे जो दोस्त हैं वो सभी लोग हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, कई नौकरी कर रहे हैं, बहुत मतलब अपने अपने क्षेत्रों में हैं। और सही बात है भी, जैसा मैंने बताया था कि आप अगर आप जो काम कर रहे हैं वो भी आप एक देश का हिस्सा, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी हो। लेकिन मेरा ये कहना है सिर्फ एक शब्द में, जैसा आपने पूछा, कि थोड़ा आप सोशल वर्क जरूर करें, बिल्कुल, जिस भी स्तर पर, सभी दोस्तों से, और देश को हेल्प होती है उससे। बिल्कुल, अगर आपके हिस्से में थोड़ा भी अगर कुछ आ रहा है, चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से, अगर आप 1 रुपए खर्च करने के लायक हैं तो आप बिल्कुल खर्च कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम लोग धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। आपने जैसा बताया कि अपने गांव के जो युवकों को मैसेज दिया, तो युवाओं को राजनीति पर फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? आपकी राय क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल का छात्र रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे पास MMA पॉलिटिकल साइंस रही है, और मैंने राजनीति सिर्फ देखी नहीं, पढ़ी भी है जी। तो राजनीति आपके जीवन में है, ये आप मान लीजिए, और ये आपको मानना पड़ेगा कि राजनीति, पॉलिटिक्स तो है। बिल्कुल, आप जब पैदा होते हैं जी, तभी से पॉलिटिक्स शुरू होती है, और आपके मरते दम तक आपके जीवन के हिस्से में पॉलिटिक्स है। बस आपको समझना है उसको, तो उसको ध्यान रखना है। सिर्फ राजनीति ऐसे नहीं करनी है कि आप झंडा लेके चल दिए और राजनीति शुरू हो गई, ऐसे नहीं। राजनीति का एक स्तर होता है। आपकी बातें सुन के मुझे एक महान नेता की याद आ रही है, वो चंद्रशेखर जी का नाम सुना होगा आपने। वो भी आप ही की तरह पहले एक वकील थे, धीरे धीरे वो राजनीति में आए। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या उनके जैसा बनने की आपकी कोई कोशिश चाह रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही एक तरीके से कहते हैं जुझारू और मेहनती नेता है। चाहे आप क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी की बात उनको शायद अभी एक किसी गोली भी लगी थी कभी एक बार में। हाँ, उनको गोली बहुत पहले लगी थी। हाँ। तो काफी टाइम हो गया, जब शुरुआती दौर में जब वो आए थे राजनीति में, और जब मुद्दा हो गया था द ग्रेट चमार का कोई बोर्ड वगैरह लगाया था उन्होंने अपने गांव में। तो ये स्वतंत्रता है, ये फ्रीडम है हमारे देश की, हमारे संविधान की। हम लोग कुछ भी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। बिल्कुल।
जरूरी नहीं कि आप उस कास्ट के हैं तभी वो, चाहे आप ब्राह्मण लगाएं, चाहे पंडित लगाएं, चाहे यादव लगाएं, ये आपकी जरूरी नहीं कि जाति सिर्फ वही लगाए। और हम ना भी लगाएं जी। तो क्या हम नहीं हैं? हम इंसान तो हैं ना। इंसान तो हैं बिल्कुल। जातियों पे तो हमेशा विरोध होता रहा है। पार्लियामेंट पहुंचे, संसद पहुंचे हैं, उतनी मेहनत करके और सांसद बने, ये तो करना ही है आप जी। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो जो पीड़ित लोग हैं, आप पहले तो आप मतलब अपने आप को सुधार करिए, शिक्षित करिए, बिल्कुल शिक्षित करिए, बनिए, फिर आप दूसरों को देख पाएंगे। अंबेडकर जी ने एक बात बोली थी कि बहुत फेमस उनका वो लाइन है उनकी, कि आप जाइए और अपने घर के दीवारों पे लिख दीजिए कि आप इस देश के शासक हो जी। उनका कहने का मतलब वही है। आपको बता दें कि कई बार अंबेडकर जी की जो उंगली को लेकर है बहुत विवाद ऐसे हुए हैं, बहुत बातें हुई हैं कि, और शायद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनका जो उंगली का जो अर्थ है वो शायद अभी जो समाज के लोग हैं वो भी ना जानते हों, नहीं जानते होंगे, जो उनके समाज। बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि उन्होंने यही कहा था। और जो संसद में उनकी जो मूर्ति लगाई गई थी अंबेडकर जी की, उसमें यही इशारा था कि संसद की ओर वो उंगली है। अच्छा। आपको बता दें कि वो उंगली संसद की ओर है और वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहीं से आपके अधिकार चलेंगे। अच्छा जी। आप यहीं पहुंचिए जी। तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिक्स और राजनेताओं की बात चल रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी ने वोटर लिस्ट का स्कैम को एक्सपोज किया है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो राहुल गांधी जी के बारे में बता दूं कि बहुत ही अच्छे वो मुद्दे उठाते हैं जी। सही मायने में वो अब जो एक राजनेता को देश में करना चाहिए वो उस ग्राउंड लेवल पे काफी काम कर रहे हैं, अग्रसर बढ़ रहे हैं। भारत भ्रमण किया तो ऐसा देखा भी गया उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद। इसमें आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो देश की जो सरकारी लॉबी है बड़ी बड़ी सी, चाहे वो सूचना का अधिकार को लेकर हो, चाहे वो अभी बात हो रही थी उसकी क्या कहते हैं सूचना आयोग की जी। सूचना आयोग ने कहा कि मैं डेटा नहीं दूंगा, जो भी डेटा है चाहे वो बिहार का हो, क्या कहते हैं कर्नाटक का हो, डेटा देने से मना कर दिया। और उसके बाद जो डेटा पड़ा था उनकी साइट पे वो भी डिलीट कर दिया। बिल्कुल। उसको लेकर एक ही नज़र थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जब वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा डेटा हम कैसे आप चेक कर जाएंगे, 3600 साल ये बयान दिया उन्होंने, सूचना आयोग ने ये कहा, सॉरी क्या कहते हैं चुनाव आयोग ने ये कहा कि 3600 साल लग जाएंगे आपको वो डाटा चेक करने में। अरे भाई 3600 साल की बात की है, 3600 साल की बात लग जाएंगे। अरे भाई वो डेटा, इतने गांव हैं देश में, जितने गांव हैं, अगर गांव में एक आदमी भी लगा देंगे आप, सीधी बात है, सही बात है, गांव का अगर एक आदमी भी लगा देंगे तो वो 2-3 दिन में डेटा खत्म कर देगा चेक करके, पहली बात। उसके बाद फिर सूचना आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, कहा कि आप उस डेटा को डालिए। और तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? कुछ एक हेडलाइन थी, प्रतिज्ञा कुछ क्या था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस डेटा को भी डालिए और ये भी बताइए, कारण बताइए कि आपने डिलीट क्यों किया। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था। हाँ, जब ये राहुल गांधी जी द्वारा नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आप उसको ये बताइए, कारण बताइए। सुप्रीम कोर्ट कारण भी मांगता है। वो ये कहता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कि ये आप ये कारण बताइए कि आपने वो डेटा डिलीट क्यों किया, और सारे पिछले 6 दिनों के अंदर आप सारा डेटा है वो अपलोड करिए, जितना भी डाटा है वो अपलोड करिए अपनी साइट पे, जिससे पब्लिक देख सके। पूरा इस तरीके से अपलोड करिए, पूरे PDF फॉर्म में। अभी एक नया प्रोपेगेंडा फैल रहा है कि अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको फिर वही बता दें कि जो गोदी मीडिया है वो अपने तरीके से बचाव शुरू कर देती है। डिफेंस तो मीडिया शुरू कर देती है। बिल्कुल। सरकार की जगह मीडिया पहले डिफेंस शुरू कर देती है। लेकिन मेरा, आपने बहुत ही जो मतलब मुद्दा बताया है वोटिंग का और EVM का, इससे पहले मुद्दा चल रहा था। अखिलेश यादव जी बोल रहे थे संसद में कि चाहे EVM से हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत जाएं, फिर भी हम EVM का मुद्दा नहीं हटाएंगे और EVM हम हटाएंगे। EVM का मुद्दा बना रहेगा, हमें EVM पे विश्वास नहीं। पहली बात, चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि आप EVM और वोटर लिस्ट, वोटर चोरी या वोट चोरी का, और जो व्यक्तियों का भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कई मरे हुए व्यक्तियों का, जो मृत व्यक्ति, सबका जो घर नंबर था वो उनके साथ राहुल गांधी जी चाय पी रहे थे। तो ये सब चीजें देखी गई, ये सब फ्रॉड देखा गया। लेकिन मेरा ये मुद्दा है, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है, और मैंने ये सोचा भी कि आप अगर वोटर की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं और EVM की बात कर रहे हैं, आप इससे हट के क्यों कुछ नहीं, जो मतलब अपोजिशन है, जो पार्टियां हैं, सपा बसपा बीजेपी जो भी हैं, कांग्रेस बीजेपी तो रूलिंग पार्टी में है इस समय, तो जो भी पार्टियां वो कुछ हट के क्यों नहीं बात कर रही ना। आप
कि अगर कोई समस्या है और कोई बता रहा है तो उसके सामने आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा बिल्कुल कि सर ये करिए। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सारे वोटरों को आप आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। कॉमन बात है। ये सोचने वाली है। सही बात अगर देश में सारी चीजें आधार कार्ड से जोड़ी जा रही हैं तो आप मतलब क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट को और वोटरों को आधार कार्ड से क्यों नहीं बिल्कुल जोड़ रहे हैं? मैंडेटरी है। जब आधार कार्ड हर गवर्नमेंट में किसी भी जगह जब मतलब पासपोर्ट में, हाँ राशन कार्ड में, हर चीज में, आय जात मूल निवास में, बैंक के पासबुक में जब आधार कार्ड लग रहा है तो आप वोटर लिस्ट में आधार कार्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं? और वोट और थंबनेल बायोमेट्रिक से आप वोट क्यों नहीं डलवा रहे हैं? सही बात है, आसान हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा एकदम। ये मुद्दा लेके आप संसद में आइए ना बिल्कुल सही बात है भाई। आप बात है, आधार कार्ड काफी से लोग वोट इसकी डलवाइए, बात बायोमेट्रिक से या रेटिना से। बिल्कुल इससे फ्रॉड हो नहीं पाएगा, फ्रॉड होगा हो भाई, ही नहीं पाएगा। सीधी सी बात रियल है। लोग आपके पास इतना नेटवर्क होना चाहिए, और नेटवर्क की बात ऐसी है कि शायद देश में ऐसी एक दो जगह भले हो, ऐसी मतलब नेटवर्क एक ही दो जगह देश में भले हों जहाँ पर सरकार का या नेटवर्क ना पहुँच पाए, जहाँ पर सर्वर ना आए जी। बाकी जगह तो सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर थंबनेल की मशीनें काम कर रही हैं। बिल्कुल सही बात आप उससे वोट डलवाइए। सही बात है। उसमें मैं दर्शकों से यही पूछना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि इसमें क्या कमियां आ सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप बताएं। लेकिन नीचे कमेंट करके बताओ। हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं। और मुझे भी ये लगता है कि अगर ऐसी शायद एक ही दो समस्याएं हैं कि आपको ये लग रहा होगा कि जो केंद्र बनाए जाते हैं वोट डालने के लिए, वहां पर भीड़ लग जाएगी। अच्छा, एक चीज एक ये क्या कहते हैं, सुविधा और है बायोमेट्रिक से वोट डालने में। हाँ। कि कोई भी व्यक्ति अगर बिहार का कोई व्यक्ति दिल्ली में पैसा कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वो दिल्ली में ही वोट डाल सकता है। बिल्कुल सही बात है, सबसे अच्छी बात। सही बात है। बायोमेट्रिक का यही बायोमेट्रिक का फायदा, अगर वो दिल्ली में राशन ले सकता है तो दिल्ली में वोट भी डाल सकता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि समस्या आएगी, इससे बहुत लोग एक सेंटर पे, वोटिंग सेंटर पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसका कारण ये है, इसमें ये किया जा सकता है कि आप पहले से सूचना कर दीजिए। जो वोटिंग सेंटर बनाए जाएंगे उसमें से पहले से ये सूचना कर दीजिए कि यहाँ हमें यहाँ पे वोट डालना है, हमें बिहार में डालना है, हमें यूपी में डालना है, हमें यूपी के इस पोलिंग बूथ पे वोट डालना है। तो मुझे तो नहीं लगता कि समस्या होंगी। बाकी आप अगर ऐसी कोई समस्या आती है, आपको क्या लगता है कि अभिषेक सौरभ जी ने सही कहा है? अगर आपको लगता है या इनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, नीचे कमेंट में बताइए कि क्या इन्होंने सही कहा है या नहीं कहा है। अच्छा, अभी दिल्ली में एक और कुत्तों का जो मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में क्या सोचना है आपका? कुत्तों का मुद्दा यही है, बहुत ही मतलब जो मैंने सुना, ये दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपको बता दें कि 6 महीने में सारे कुत्ते मतलब दिल्ली से जो स्ट्रीट डॉग हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि मतलब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, इतने दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहे हैं, उन पे कोई कानून लाने के बजाय कुत्तों को बंद करना, ये कहाँ किस हद तक मतलब सही फैसला है? मतलब उनका ये फैसला है कि दिल्ली से बाहर कर दिए जाएं कुत्ते। जी। तो ये बात इसलिए मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट है, वो कुछ सोच के ही ये फैसला लिया होगा। और दिल्ली देश की राजधानी भी है। हाँ। और कुत्तों से जो वहाँ के, उन्होंने एक डाटा दिया था कि एक साल में शायद 50,000 लोग कुत्तों से मर रहे हैं, कुछ ऐसा डाटा था। मर रहे हैं या एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, जो गली में जो कुत्ते आते हैं, वो कई कारण हैं उसके। लेकिन मैं समस्या इस बात की नहीं है कि वहाँ पर कुत्ते लगभग 10 लाख कुत्ते ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में उससे मतलब हटाए जाएंगे। अच्छा, वो कुत्ते अगर हटाए जाएंगे तो वो कहाँ करे जाएंगे? ये गौशाला तो है नहीं कि आपने यूपी में गौशाला खुलवा दी। बिल्कुल। अगर ये सारे कुत्ते एक जगह मतलब हटाए जाएंगे, रखे जाएंगे, तो ऐसे तो एक उनका एक देश जैसा बन जाएगा, डॉगिस्तान जिसे बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे क्षेत्र। लेकिन समस्या इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए कि ये भी देखना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को और दिल्ली सरकार को कि समस्या है कहाँ पे, समस्या की जड़ तक हम लोग कैसे पहुंचे। बिल्कुल। समस्या यहाँ पे है कि दिल्ली की जो सड़कें हैं, दिल्ली की जो गलियां हैं, वहाँ पर गंदगी रहती है। सही बात। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं दिल्ली रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं कोई वहाँ पर पढ़ा या देखा नहीं हूँ, मैं पढ़ी हुई चीजें नहीं बता रहा हूँ। मैं दिल्ली, अगर वहाँ पर कुत्तों के खाने की चीजें नहीं होंगी, गंदगी नहीं होगी, तो वहाँ पर इतने कुत्ते नहीं पनप पाएंगे। अच्छा। अमेरिका जैसे ऐसे शहर है और अमेरिका जैसे ऐसे देश हैं जहाँ पर बाहर कुत्ते सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है। तो आप अगर चीफ मिनिस्टर होते अगर दिल्ली के, तो आपका एक अप्रोच क्या होता? मतलब आप क्या करते इस मुद्दे को लेके या कुत्तों को लेके? आप क्या एक्शन लेते, सोल्यूशन क्या निकालते आप इस चीज का? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो मैं यही करता इसका समाधान करने के लिए कि सबसे पहले तो स्वच्छता अभियान जो माननीय नरेंद्र मोदी जी निकाल रहे हैं, जिसका शुरुआत करते हैं, लेकिन कहते भी हैं बहुत हद तक सुधार भी हुआ। और ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार आने से पहले उसके बाद ही इतना, भारत पहले भी बहुत स्वच्छ था और भारत हमेशा से मान रहा है। तो
सबसे पहले स्वच्छता हाँ जो देखनी चाहिए वहाँ की गलियों की, नालियों की, जी। सड़कों की, जी वो देखना चाहिए। उसके बाद अगर इतनी जनसंख्या हो गई है हाँ कुत्तों की। वहाँ पर कुत्तों हाँ। की, तो उनको उनके लिए कोई समाधान या बजट पास करना अभी पड़ेगा उन्होंने एक एक अच्छा सा। नसबंदी का कुछ निकाला है, कुत्तों का नसबंदी कराएंगे। हाँ भाई, इससे उनकी मतलब ग्रोथ ना जनसंख्या बढ़े, ना हाँ बढ़े, ग्रोथ ना जनसंख्या बढ़े। ना बढ़े, जी वही जी। चीजें, ये कारण है। ये तो बहुत छोटे छोटे कारण है, लेकिन सबसे पहले यही है कि आप अगर जनसंख्या ही कम होगी तो ये समस्या ही नहीं होगी। अच्छा, आज की राजनीति देखी जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा नेता आपको इंस्पायर करता है? देखिए, अगर नेता अपना ईमानदारी से अपनी जगह काम करे, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का अगर आज नाम देना हो? के दौर पर नेता की बात कर रहे हैं कि अब मैं किसी भी नेता का नाम दे सकता हूँ। अभी करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में। करंट में तो हमारी फेवरेट नेता रही हैं मायावती जी, मायावती जी अभी एक्टिव नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है। और वो सोच रही हैं अपने हिसाब से। देखिए, सबका एक एक अलग एंगल होता है सोचने का। हो जी। सकता है वो और कुछ अच्छा करने के लिए सामने आए आने हाँ। वाले 27 के चुनाव में यूपी में। जी और भी अच्छे अच्छे नेता हैं, चंद्रशेखर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। और राहुल गांधी जी हुए, अखिलेश यादव जी हुए, जी। और एक दो बीजेपी में भी नेता ऐसे अच्छा हैं, जी। लेकिन रूलिंग पार्टी है हाँ। तो अभी ठीक भी नहीं है। नहीं, अच्छा अच्छा। तो चलिए, अब हम लोग धीरे धीरे, काफ़ी प्रोफेशनल बात कर ली हम लोगों ने, अब हम लोग धीरे धीरे इनसे इनकी हैबिट जानते हैं कि क्या कुछ इनको पसंद है। ठीक है सर, आपने बताया वकालत और पत्रकारिता के अलावा आपको गाने और गिटार बजाने का बड़ा शौक है। हाँ, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं कैसा कि शुरू हुआ ये? ड्राइंग करने का भी शौक है शायद आपको? हाँ, हाँ। ड्राइंग वगैरह मैंने की है। हाँ। मैंने एक दो लोग ऐसे हुए हैं, भैया बैंक में हैं, तो जी। वहाँ पर एक मैनेजर सर आए थे, जी। उनका मैंने स्केच बनाया था। अच्छा। उनकी एंगेजमेंट थी, हाँ। तो दोनों लोग वो फोटो लेके आए थे मेरे पास। जी। तो फिर मैंने उनका स्केच बनाया था, और फिर उन्होंने वो फ्रेम करके अपनी होने वाली पत्नी जी को दिया था। अच्छा। ये बात मतलब हाँ। ड्राइंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, तो बहुत दिनों से नहीं तो की। अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा जी। और गिटार और संगीत हाँ। में जैसे मैंने पियानो भी सीखा है, अच्छा, पियानो बजा लेता हूँ। मल्टी टैलेंटेड आदमी है भाई। हाँ। गिटार वगैरह बजा रहे। गिटार मैंने कन्नौज में ही सीखा है। हाँ। हमारे एक सर हुआ करते थे। नहीं, कौन सा लेवल है, मीडियम या फिर प्रोफेशनल लेवल? नहीं, मीडियम मतलब सीखा है, अच्छा, सीखा है। प्रोफेशनल लेवल पर सीखा है, लेकिन हाँ। उतने अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक। और जैसे गिटार पहले मैंने संगीत यहाँ सीखी। मैंने जी। आपको बता दूं कि मैं प्रभाकर मैंने किया है। अच्छा, प्रभाकर एक प्रभाकर मतलब क्या होता है? मास्टर लेवल की डिग्री होती है। किस में, गिटार में? हाँ, मतलब संगीत में। अच्छा, संगीत में। मैंने गायन सीखा है, उसमें अच्छा। प्रभाकर किया है। और गिटार, हारमोनियम, तबला और क्या कहते हैं पियानो, ये भी सीखे हैं। अच्छा। संगीत के साथ मैंने 2 साल संगीत कन्नौज में सीखी है। जी। हमारे सर हुआ करते थे यहाँ पे उस समय, हाँ। किशन चंद्र गुप्ता जी, जी। वो काफ़ी उन्होंने संगीत सीखा उन्होंने हाँ आपसे? प्रोग्राम उन्होंने दूरदर्शन वगैरह पे कई प्रोग्राम किए। अच्छा। और आपको बता दें कि वो विचित्र वीणा बजाते थे। एक किसको? वीणा, ये क्या होता है? एक वीणा होती है, एक विचित्र वीणा होती है, वो जो उससे बनाई जाती है, दोनों तरफ वैसे होते हैं, अरे क्या कहते हैं, कद्दू से, वो नहीं जो बड़ा सा कद्दू जैसा होता है, हाँ। वो लगे हुए होते हैं, उसी से शायद बनती है। अच्छा जी। तो और वो हमें सिखाते थे संगीत। और फिर अमतांशु दीक्षित यहाँ कन्नौज में रहते हैं, मकरा नगर में, उन्होंने मुझको गिटार सिखाया था। उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा जी, तो काफी वहाँ पर मैंने जानकारी है 3 साल, आपको। हाँ, वहाँ पर तो मैंने 3 साल संगीत गिटार की बात चली रही है, तो क्यों ना इनसे एक गाना सुन लिया जाए, तो एक गाना हो जाए। गाने का अगर बात करना है तो गाना नहीं, जैसे एक अलंकार है, जैसे संगीत में जो सिखाया जाता है। हाँ, तो मैं उसकी 2 लाइनें, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, जी। क्लासिकल संगीत में बात कर रहा हूँ, कि जैसे उसमें पाया। तो यहाँ पे आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपको जैसे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रनिंग, ये सब आपको काफ़ी पसंद है, ये सब करना। तो हाँ। कितने अहम है आपकी लाइफ में ये सब गेम? देखिए, आपको बता दें कि जैसे आपने बताया, ऐसी कई चीज़ें हैं, ये स्किल हैं। और जी। कई जैसे ड्राइविंग हुई, जी। स्केटिंग हुई, स्विमिंग हुई, ये चीज़ें आनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को। आपने अभी राजनेताओं की बात की, आपको बता दें कि राहुल गांधी जी ब्लैक बेल्ट हैं अच्छा। कराटे में। हाँ, ये तो मुझे और पता ही नहीं था। उसके बाद फिर स्विमिंग भी कर लेते हैं, ड्राइविंग भी कर लेते हैं, और एक अच्छे ड्राइवर के तौर पर, जैसे कि एक बार वो ट्रक चला रहे थे शायद पंजाब में, मैंने देखा था उनका वीडियो। और तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और मैंने बैडमिंटन सीखा है एकेडमी में, लखनऊ में बैडमिंटन सीखा है, स्केटिंग सीखी है, और क्या कहते हैं, और ऐसी कई चीज़ें हैं जैसे गिटार, हारमोनियम। अच्छा, क्रिकेट भी आपको पसंद है? क्रिकेट खेलता हूँ तो अपने दोस्तों के साथ। कभी क्रिकेट में खेलते खेलते कभी लड़ाई हुई है आपकी? हाँ, लड़ाई हो जाती है, और क्रिकेट ऐसी चीज़ ही है, जब अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लड़ाई हो जाती है तो। अच्छा, किस हद तक लड़ाई हुई है आपकी? इस हद तक लड़ाई हुई है कि बोलना बंद कर दिया है 2-4 महीने हाँ। क्रिकेट की वजह से। अरे वाह, मतलब काफ़ी सीरियस हो गई, इमोशनल ले लेते हैं अच्छा, क्रिकेट से। चलिए, आपने लिखा था कि दोस्तों से भी लड़ाई हो जाती है, तो वो क्यों हो जाती है? दोस्तों से थोड़ा मतभेद हो जाता है।
अच्छा, विचार नहीं मिलते। विचार नहीं मिलते या किसी कारणवश मनभेद नहीं है। हाँ। सारे दोस्तों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा जी। बस उस तरीके से रहना और बोलना और ठीक भी है, सब अपना अपनी जगह पे अपना सही अपना है। काम कर रहे हैं, जी। प्रोग्रेस कर रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं। हम्म। जैसे अब एक सीरियस सवाल है कि व्हाट इज लव, प्यार क्या है? एक एडवोकेट क्या सोचता है प्यार के बारे में? प्यार क्या है? प्यार, अगर प्यार की बात करें, हाँ, रियल लव। देखिए अट्रैक्शन और प्यार में अंतर है। एक जैसे? लड़का और लड़की के बीच अगर प्यार है और किसी भी मतलब फैमिली को छोड़कर, फैमिली में जो मतलब जो प्यार है वो तो अलग तरीके का है। हाँ। उससे उसके हट के बात कर रहे जी। हैं। अगर सही मायने में प्यार है तो वो व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी के साथ रहे। जी। अगर प्यार है तो आप खुश रहेंगे, अगर वो खुश है वो भले आपका आपके मतलब पास ना रहे। प्यार एक एहसास है। अगर प्यार है तो वो व्यक्ति फिर कहीं रहे, और अगर उससे दिक्कत हो रही, वो आपके पास नहीं है हाँ। और चला गया, कोई भी हो, हाँ। चाहे दोस्त हो जी। और चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर वो आपके पास नहीं है, आपको दिक्कत है, जलन हो रही है, आप उसके पीछे पड़े हैं या आप ये चाहते हैं कि अब उसको नुकसान हो किसी भी तरीके से, तो ये अट्रैक्शन है। खुशी से ना जी सके, हाँ। तो फिर ये अट्रैक्शन था। अच्छा। अगर प्यार है तो वो दुनिया में कहीं भी रहे, अगर वो खुश है तो अच्छा, आप अब एक पर्सनल सवाल, क्या आपको कभी प्यार हुआ है? इस बात पे मैं नो जवाब नहीं पर्सनल देना क्वेश्चन। चाहता। हाँ। नो पर्सनल ये क्वेश्चन। मेरे दोस्तों को पता है अच्छी तरीके से। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई फिल्म बने तो उस फिल्म का टाइटल क्या होगा, और इस समय कौन सा हीरो आपका वो रोल निभाए आपकी फिल्म में? बताइए ऐसे ही। पहली बात तो अभी मैंने मतलब कुछ इतना बड़ा काम नहीं किया है और इतने स्तर तक एक लेजेंड तक जाने फेवरेट के फिल्म लिए बता दो फिर। अच्छा, पसंदीदा मूवी, सबसे अच्छी मूवी। 3 Idiot। 3 इडियट। वाई? और उसमें ये चीज़ दिखाता है, वो दिखाते हैं जो आमिर खान है, जी। अभिनेता है जो, सबसे बड़ी बात बताइए कि क्या सीखे आप 3 इडियट से? कि आपका दिल मेरी क्या फेवरेट चाहता है। है। हाँ? आपका दिल क्या चाहता है, जो 3 Idiot में सबसे मेन चीज़ है। अच्छा। आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप वो चीज़ आप अपने मन से करते हैं और आपका दिल चाहता है तो आप उसी में आप किसी भी हद तक जाइए। नाम प्राप्त कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं। अच्छा जी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे एक रैपिड फायर राउंड की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। तो आप तैयार हैं सर? चलिए, एक किताब जिसने आपकी जिंदगी बदली हो। अम्बेडकर जी की बायोग्राफी, नेम? वेटिंग फॉर ए वीजा। ओके। कोर्ट या चैनल, किस जगह आपको काम करना अच्छा लगता है? कोर्ट। कोर्ट। ठीक है, क्यों? कोर्ट में कई हर चीज़, हर दिन नई नई चीज़ें आती हैं, नए अच्छा, नए लोग ठीक है। आते हैं। सुबह की चाय या फिर रात की कॉफी? सुबह की चाय। वेरी गुड। अगर आपको टाइम मशीन मिले तो आप किस दौर में जाना चाहोगे? आज़ादी से पहले, 1947 से किससे पहले। मिलना चाहोगे? अम्बेडकर जी से। कोई एक सवाल जो उनसे पूछना चाहो? उन्होंने मतलब अपना किस तरीके से पूरा जीवन कुर्बान करके जैसे मान लो समाज आप के लिए 1947 में उनके सामने खड़े हो तो क्या सवाल होगा? एक सवाल बोलो उनसे, पूछो, अगर पूछना हो आपको। यही पूछता कि आपने सारा अपने हिस्से की ज़िंदगी ना जी के समाज के लिए ये सब कैसे किया और वाह, कितना संघर्ष किया। 3 शब्दों में अभिषेक सौरभ कौन है, बताइए। ईमानदार, हाँ। मेहनती हाँ। और निडर। वेरी गुड। जो हमारे व्यूअर ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए कोई एक टिप्स ग्रोथ के लिए? ग्रोथ के लिए आप निरंतर मेहनत करिए, भले ही धीरे धीरे सही, हाँ। लेकिन मेहनत। जो लोग पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये बहुत, दोनों ही बहुत अच्छे क्षेत्र हैं। हाँ। बस ईमानदारी से करें। अभी 2025 चल रही है, तो अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं जिस लगन से, जिस मेहनत से लगा हुआ हूँ, हो सकता है मेरी स्पीड आगे बढ़ने की धीमी हो, लेकिन मैं इसी तरीके से लगा रहूँगा और जिस समाज के लिए और देश के लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। अपने आप को कहाँ देखते हैं 5 साल बाद? कहाँ, किस ओहदे पे होंगे आप, क्या कर रहे होंगे? नहीं, ये अभी तो मतलब मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर ड्रीम्स? अंततः तक आगे बढ़ता रहना चाहिए। और फ्यूचर प्लान्स यही है कि जी। पत्रकारिता में, एक भारत में जिस स्तर की पत्रकारिता हो रही है उसको सुधार करना, अगर अपने हिस्से से कुछ कर पाता हूँ जी, और साथ में वकालत करना। ठीक। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के मेहमान, जिनसे हमने ढेर सारे सवाल पूछे, और आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप बताइए कि आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? देखिए, ऑडियंस किसी भी चैनल पर मतलब ऑडियंस अलग अलग होती है, किसी में बच्चे हैं, किसी में बुजुर्ग हैं, किसी में युवा हैं। आपकी ऑडियंस लगभग सारे उम्र के लोग देखते हैं और आपकी ऑडियंस बहुत समझदार है, मैं देखता हूँ। और
उनसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कृपया उसका एनालिसिस करें, क्या चीजें सही हैं, क्या एआई द्वारा बनाई जा रही हैं और क्या चीजें गलत हैं, इसका निर्धारण आप अपनी फैक्ट चेक करें, बुद्धि से मतलब करें। बिल्कुल। तो ये था दोस्तों आज का पॉडकास्ट, और आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला गेस्ट किसको देखना चाहते हैं। नीचे आप कमेंट करिए, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उस कमेंट पर हम अगला गेस्ट उसको लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।